नमस्कार, मैं भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं और आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग। आइए जी, लेक्चर 27 बेटे, कमेंट 27 देख लीजिए, कहानी बढ़ती जा रही है। शॉर्ट नोट 27, डिफरेंस बिटवीन 27, क्वेश्चन 27। आइए दोस्तों, पहले हम इसको लिख लें या उससे भी पहले 1 मिनट जरा भगवान को याद करें। बहुत दिनों से, बहुत लेक्चर से याद नहीं किया। दोस्तों क्वेश्चन 27 लिखेंगे, रजिस्टर निकाल लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट restructuring? What do you understand by corporate restructuring? Why is corporate restructuring carried out? बेटे, दिसंबर 2014 के अलावा भी बहुत बार आ चुका है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया, बहुत बार आ गया बेटे। और मुझे लगता है मैंने इससे पहले कराया था टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, पिछले 27वां लेक्चर, उससे पहले की बात कर रहा हूं। तो आप प्लीज रजिस्टर में लिखें, जबकि मैं सॉफ्ट कॉपीज की दिखा रहा हूं, फिर भी आप लिखें, आपको फायदा होगा। लीजिए जी, 27 सॉरी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? व्हाई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज कैरिड आउट? आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से क्या समझते हैं, उसको क्यों कर रहे हैं? दिसंबर 2014 27। तो ये मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी दिखाई, आप अपनी प्रैक्टिस मैनुअल भी ओपन कर लें। वैसे इस बुक में जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने प्रैक्टिस मैनुअल भी कवर किया है। तो प्रैक्टिस मैनुअल को कवर करें, खोल लें, और आप सभी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो चैप्टर है, जो मैंने आपको बुक्स दी हुई है, उन बुक्स में से उस बुक को खोलें बेटे। पेज नंबर 379 एक ऐसी क्लास जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कवर्ड है, इसलिए हमारा पास परसेंटेज ज्यादा आता है। मीनिंग/इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। Concept 2, corporate restructuring can be divided into 2 categories। देख लेते हैं। फिर मैंने इसमें आपके लिए थ्योरी भी इंक्लूड की है बेटे, बड़ी मेहनत की है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या चीज होती है, एंड
व्हाट आर द रीजंस, जो पूछा है, ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। तो मैं चाहूंगा कि आप इस बुक को ओपन कर लें। बेटे मैं कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं, आप बुक ओपन करें, तब तक मैं इस कुछ हाईलाइट कर दूं। बेटे मैंने 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक है बिजनेस ऑपरेशंस, और एक है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अभी देख लेते हैं और नीचे आ जाइए रीजंस में, बुक निकाल लीजिए प्लीज। इकोनॉमीज ऑफ स्केल 6 यूनिट। मैं बेटा हाईलाइट कर रहा हूं जो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कांस्टेंट सप्लाई, लोन, मिक्स ऑफ लोन एंड इक्विटी, ठीक है, लोन एंड इक्विटी, इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ठीक है जी। तो ये आप प्लीज इन सभी वर्ड्स को हाईलाइट कर लें। व्हाट आर द मीनिंग, बेटे हाईलाइट कर लीजिए प्लीज। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है? बेटे मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता भी दिया, इसलिए लिखना तो कुछ भी नहीं है, बात को समझना है। मैं आपको सबसे पहले मीनिंग समझाने वाला हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? हम इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा नंबर 1 हम ये करेंगे, और फिर हम चर्चा नंबर 2 करेंगे। नीड, वाई देर इज ए नीड। बेटे जरूरत क्यों है, क्यों जरूरत है? जरूरत है वाई देर इज ए नीड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर, वाई देर इज ए नीड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सेकंड पॉइंट, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। दोनों बातों को डिस्कस करेंगे। आप मुझे एक बात ईमानदारी से बताइए कि रिस्ट्रक्चर का, वैसे कॉर्पोरेट तो छोड़ देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रक्चर? आपको क्या लगता है रिस्ट्रक्चर का हिंदी मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर, चलिए री भी छोड़ दीजिए, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? फिर हम पढ़ेंगे रीस्ट्रक्चर, री प्लस स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट प्लस री प्लस स्ट्रक्चर। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया ना, रीस्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। बेटे स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, आपने कभी देखा है आपके घर के आसपास जो बिल्डिंगें बनी होती हैं, आप ही का जो घर बना होता है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है बेटे, वॉल्स होती हैं, लेंटर डला होता है, पिलर्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम पूरा तोड़ देते हैं, पूरा तोड़ देते हैं और उसमें नया घर बनाते हैं, नया बीम, नए नए पिलर, नई छतें, सब कुछ नया नया ही डलता है बेटे। हम उसको कहते हैं कि हमने पूरा का पूरा घर तोड़ दिया और नया बनाया। इट इज नेम्ड एज कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग। कई बार क्या होता है कि हमारे 2 फ्लोर तो बने होते हैं, हम एक 3rd फ्लोर और बना देते हैं, घर वही है, पिलर वही है, 3rd फ्लोर एड ऑन कर दिया, इसको भी रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक छोटा सा कमरा एड ऑन कर देते हैं,
तो ये भी रीस्ट्रक्चर है। तो रीस्ट्रक्चर के अलग अलग तरह के नाम है। आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि एक रीस्ट्रक्चर का मतलब है, स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी चीज पहले से बनी हुई, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का रीस्ट्रक्चर हो, चाहे वो फाइनेंस का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो बिजनेस ऑपरेशन का स्ट्रक्चर हो। डाबर च्यवनप्राश, डाबर वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। अब वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल को चेंज कर देते हैं। इट इज ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चर। डाबर वाले क्या करते हैं, उन्होंने लोन लिया होता है, लोन रीपे करते हैं, इक्विटी रेज करते हैं। इट इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चर। डाबर वाले क्या करते हैं, अपनी बिजनेस में कुछ नए प्रोडक्ट्स एड ऑन करते हैं। इट इज बिजनेस रीस्ट्रक्चर। तो बेटा रीस्ट्रक्चर का मतलब है पहली वाली चीज को बदल के कुछ नई चीज लेकर आना। दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। सिमिलरली मैं अगर मुद्दे की बात करूं, मैं आपको कहूं कॉर्पोरेट 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 रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग मतलब हम कॉर्पोरेट की बातें कर रहे हैं और उसमें रीस्ट्रक्चर की बातें कर रहे हैं। अगर एक कंपनी, मान लेते हैं कंपनी, इस कंपनी में एक तो ऑर्गेनाइजेशन है, एक टॉप लेवल है, एक मिडिल लेवल है, एक लोअर लेवल है। इस कंपनी में एक फाइनेंशियल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना है। इसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशनल, फाइनेंशियल और बिजनेस का एक स्ट्रक्चर बना है। बेटे समय गवाह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज भी अपना सिलेबस बार बार रीस्ट्रक्चर करती है, बार बार नया लेकर आती है। तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के प्रोसेस को हम कहीं भी देख सकते हैं। आप अपने कपड़े रीस्ट्रक्चर करते हो, आपकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो डेड सेल्स हट जाते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं, इसको भी बोलते हैं रीस्ट्रक्चर। तो रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है, पुरानी किसी भी चीज को बदलना और नई चीज लाना। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में तीन बातें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस ऑपरेशंस रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस ऑपरेशन रिस्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। अगर हम तीनों बातों को ध्यान से कर ले तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा समझ आएगा। तो मैं भूपेश आनंद आपको यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की बात अभी नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं चलिए आपको मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशनल की बात कर दूं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। फिर बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग इज अ पार्ट ऑफ business restructuring is a part of corporate restructuring or financial restructuring। बेटे मैंने तीन तरह की आपको रिस्ट्रक्चरिंग बताई है, ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस एंड फाइनेंशियल। ऑर्गेनाइजेशनल, बिजनेस एंड फाइनेंशियल, इसको कहते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। या तो तीनों हो जाए, या दो हो जाए, या एक हो जाए, इट इज ऑल्सो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग। जब एक कंपनी मान लेते हैं ए लिमिटेड है, इज बीइंग परचेज्ड बाय बी लिमिटेड। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को परचेज किया, तो मैं कहूंगा बी लिमिटेड इज नेम्ड एज purchasing company and A limited is named as vendor company. It means business, organization, finance सब कुछ एक साथ हो गया, इसको कहते हैं total corporate structure। इसी तरह से when two or more than two companies join together and a new company is formed, it is named as amalgamation। It is also corporate restructuring।
तो बेटे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में दो सिनेरियोज हो सकते हैं. देयर कैन बी लिक्विडेशन, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में तीन पार्ट्स कवर्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग और थर्ड पार्ट है बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग. विद, अभी हो सकती है विदाउट लिक्विडेशन और विद लिक्विडेशन. विदाउट लिक्विडेशन एंड विद लिक्विडेशन. विदाउट लिक्विडेशन का मतलब है कि आपकी एंटिटी वही है जैसे शेयर्स, शेयर कैपिटल इशू और बायबैक और रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स. आपकी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो दिस इज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग. सिमिलरली मैं आपसे कह सकता हूं कि आप ये समझ लीजिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. आपका शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है और आप उसको विदाउट लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं, सो इट इज नेम्ड एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. विद लिक्विडेशन मैंने अभी अभी दो एग्जांपल्स दिए. क्या क्या मैंने आपको दिया? एब्जॉर्प्शन, एमालगमेशन. एमालगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में दो तरह की है, इन टाइप ऑफ परचेज एंड इन टाइप ऑफ मर्जर, वो डिस्कस करेंगे. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो बेटे मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में तीन पार्ट्स हैं, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल. तीनों भी, एक भी, उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं. बेटे हमारे भारत की भूमि में ये बोलते हैं एक और एक दो नहीं होते, एक और एक दो नहीं होते बेटे, 11 होते हैं. एक और एक दो नहीं होते, 11 होते हैं. तो अब मैं बताने जा रहा हूं व्हाई कंपनीज गो फॉर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. कंपनीज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में क्यों जाती हैं, क्या फायदा है, बिल्कुल बताऊंगा बेटे, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा. व्हाट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्या जरूरत है? आप बताइए जब बीपीएल और सेमियो एक साथ काम करेंगे तो क्या फायदा होगा? सोचिए क्वालिटी और वॉल्स जब एक साथ आइसक्रीम बेचेंगे तो क्या बेनिफिट होगा? सभी ने सोचना है. मारुति और सुजुकी, बेटे 100% फायदा होता है. कोई भी पुरानी चीज हमेशा एक जैसी ठीक नहीं रहती, उसमें बदलाव आते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं. तो उन चेंजेस के लिए ही, उन चेंजेस को ही हम कह रहे हैं कि इट इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. तो नीड क्या है? आप बताइए एक कंपनी सिक कंपनी है, अब ये कंपनी तो मरने जा रही है, बीमार चल रही है. अब इस बीमार कंपनी को अगर हम मरने दें या इसको दोबारा से कुछ मेहनत करके, इसमें मेहनत करके रिस्ट्रक्चरिंग का कुछ काम करके इसको दोबारा से हम कहें कि अब दोबारा काम शुरू करो. बेटे आप ये बताइए, एक कंपनी है जनरल मोटर्स, अगर हम उसको मरने देंगे तो उसके हजारों लोग हैं, उसके एम्प्लॉइज 5000 लोग हैं. मान लो बेटे वो 5000 एम्प्लॉइज नहीं है, 5000 फैमिलीज हैं, उनका एक ही अर्निंग मेंबर है, वो कहां जाएंगे? उस इकोनॉमी में डिसएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ जाएगी, उस इकोनॉमी में जीडीपी की प्रॉब्लम आएगी. हमारी इंडिया में एयर इंडिया को, हमारे गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को 2-3 बार रिस्ट्रक्चर किया. यूएसए में भी जनरल मोटर्स को और भी बड़ी सारी कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं. इसको बेटे हम कहते हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी.
इट इज नेम्ड एज कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन। तो कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन में मैं भूपेश आनंद कहने जा रहा हूं कि देयर आर ह्यूज बेनिफिट्स। आप एक बार बुक खोलिए, मैं आपको उसी से दिखाता हूं कि कितने जबरदस्त बेनिफिट्स हैं। आइए जी, मैंने हाईलाइट कर दिया था। पहला बेनिफिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक कंपनी है जो 100% वर्क नहीं कर रही, दूसरी कंपनी है ये भी 100% वर्क नहीं कर रही, ये दोनों मिलकर 100% अपने ऑपरेशंस को काम कर सकती है। इसलिए पहला बेनिफिट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक यूनिट की कॉस्ट कम आएगी। आप खुद बताइए, जब आप लगातार बड़ा काम करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, भटूरे फटाफट बनाते हैं, तो घी बार बार गर्म नहीं करना पड़ता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगी जब दो कंपनीज मिलकर काम करेंगी। दूसरा, सिक यूनिट, एक कंपनी बीमार है, दूसरी हट्टी कट्टी है, तो हट्टी कट्टी इस बीमार कंपनी को ले लेगी और फिर काम करेगी। तीसरा, कांस्टेंट सप्लाई, जनरली कंपनीज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग इस रीजन से भी करते हैं। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से रिकंस्ट्रक्शन कई बार कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से करती है। जैसे मारुति सुजुकी को बैटरीज परचेज करनी है एक्साइड से, और बैटरीज की बड़ी शॉर्टेजेस चल रही है, तो बेटे मारुति सुजुकी अगर बैटरीज एक्साइड के साथ रिस्ट्रक्चरिंग कर ले, एमालगमेशन कर ले, तो एक्साइड का आउटपुट इसका रॉ मटेरियल है, तो कभी भी मारुति को प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट सप्लाई मिलेगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। आगे देखिए जी, एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ लोन। अब आपने लोन ज्यादा ले लिया, तो लोन डेट इक्विटी रेशियो ठीक करना चाहते हैं, तो दीज कैन बी द रीजंस। आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। देखिए जी, लास्ट पॉइंट, इट इंप्रूव्स कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस टू ब्रिंग इट एट पार विद कॉम्पिटिटर्स बाय अडॉप्टिंग द रेडिकल चेंजेस। तो यू कैन इंक्रीज योर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। तो क्या लगता है जी, क्या आपको पहले से ज्यादा मीनिंग समझ आया? मैंने बड़े एग्जांपल्स रोजमर्रा की बातों को लेकर आपको समझाने की कोशिश की। बेटे एक बार ये चीज समझ आ गई ना, तो आप वहां पर लिख सकते हो, उसमें कोई भी दो राय नहीं। तो मैं भूपेश आनंद भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके मन को प्रेरणा मिले और आप इस क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। इन्हीं बातों का